हेलो। हाँ, अभी तो टिफिन रख दो। बचा हुआ टिफिन बाद में खाने के लिए तो बचाओ कुछ, कि मेरा मिक्सर में इशू लग जाता है। हाँ, तो बाद में खाने के लिए बचा के रख दो थोड़ा टिफिन। मुझे बताओ, ये जो मेमोरेंडम को कौन सा डॉक्यूमेंट बोला जाएगा? मेमोरेंडम इज कंसिडर एज चार्टर डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी, राइट? क्यों? चार्टर का मतलब होता है इट इज एन इम्पोर्टेंट, इट इज क्रूशियल डॉक्यूमेंट ऑफ द कंपनी। एक चीज। दूसरा, मेमोरेंडम में क्या लिखा होता है? ऑब्जेक्ट्स एंड स्कोप लिखा होता है। क्या हमारी कंपनी ये कर सकती है, क्या हमारी कंपनी ये नहीं कर सकती है? दिस काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, मेन इंफॉर्मेशन इज गिवन इन द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन। हमने मेमोरेंडम में क्या क्या क्लॉजेस या कंटेंट्स होते हैं वो देख लिया। सबसे पहला होता है रजिस्टर नेम क्लॉज। नेम क्लॉज होगा, जैसे अगर आपकी कंपनी कौन से टाइप की कंपनी है उस बेसिस पे आप लिमिटेड और प्रीटी लिमिटेड लगाओगे, नो प्रॉब्लम। बट अगर आपकी सेक्शन 8 कंपनी है तो आपको कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली क्या दिया है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने स्पेसिफिकली परमिशन दिया, नो नीड। क्लॉज, कंपनी कौन से स्टेट में सिचुएटेड, कंपनी कौन से स्टेट में रजिस्टर्ड है, उसे क्या बोला जाएगा? रजिस्टर्ड ऑफिस। जो भी स्टेट में रजिस्टर्ड है उसके आरओसी के पास आपको क्या होना चाहिए? उसके आरओसी के पास आपकी कंपनी का नाम आपको रजिस्टर करवाना है। नेम क्लॉज हो गया, रजिस्टर ऑफिस क्लॉज हो गया, देन ऑब्जेक्ट क्लॉज है। कंपनी का क्या पर्पस है, ऑब्जेक्ट है ओके, वो उसमें मेंशन किया रहेगा। नहीं तो ये कंपनी है जिसका ऑब्जेक्ट क्लॉज है कि हम क्या करते हैं, ये जैसे वाटर बॉटल मैन्युफैक्चर करते हैं, दैट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ द कंपनी। वी प्रोड्यूस, वी मैन्युफैक्चर वाटर बॉटल एंड देन वी सेल इट इन डोमेस्टिक कंट्री, अपने इंडिया में सेल करते डोमेस्टिक में। ऑब्जेक्ट क्लॉज में ऑब्जेक्ट वो लिखा है, और ये चप्पल मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रही है कंपनी, फुटवेयर मैन्युफैक्चरिंग है। सो क्या ये ऑब्जेक्ट को वायलेट करता है प्रोविजन? ऑफ कोर्स यस। फिर उनको क्या करना पड़ेगा? कंपनी को आइदर, जैसे भी गवर्नमेंट का ऑर्डर, ट्रिब्यूनल का ऑर्डर, आइदर कंपनी को बंद करना पड़ेगा, स्टेटस में चेंज करना पड़ेगा, नाम में चेंज करना पड़ेगा, एज पर द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, बिकॉज, और एज पर द ऑर्डर ऑफ ट्रिब्यूनल, बिकॉज दे आर वायलेटिंग द टर्म्स एंड कंडीशंस, वायलेटिंग द। और क्या लाइबिलिटी क्लॉज, लाइबिलिटी क्लॉज में तीन चीजें लिखी है, लिमिटेड बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय गारंटी एंड अनलिमिटेड कंपनी। तीनों कंपनी का क्लैरिटी बहुत अच्छे से है। अनलिमिटेड कंपनी क्या वर्ड टू वर्ड अनलिमिटेड से अनलिमिटेड होती है क्या? आंसर इज नो। ड्यूरिंग कंटिन्यूएशन ऑफ द कंपनी योर लाइबिलिटी विल बी लिमिटेड टू एक्सटेंट ऑफ योर अनपेड शेयर। अगर कंपनी आपकी क्या हो गई, वाइंड अप हो गई, कंपनी अगर डिसॉल्व हो गई, तो वो केस में क्या है, लाइबिलिटी में भी अनलिमिटेड, जरूरत कंपनी को पड़े तो अनलिमिटेड लाइबिलिटी कर सकते हैं। कैपिटल क्लॉज था, कैपिटल क्लॉज में क्या लिखा है? आपका ऑथराइज शेयर कैपिटल कितना होगा, आपने फिर उसको कितने शेयर में बांटा है, कितने शेयर में डिवाइड किया है, फिर उससे पता चलेगा कि सब्सक्राइब कितना हुआ, इशू कितना हुआ, कॉल अप कितना है, पेड अप कितना है, एंड कॉल इन एरियर्स कितना है। एसोसिएशन क्लॉज, एसोसिएशन क्लॉज में क्या होता है, जो भी कंपनी के सब्सक्राइबर्स हैं, सब्सक्राइबर का मतलब क्या होता है? पब्लिक कंपनी के लिए कम से कम कितने सब्सक्राइबर होने चाहिए? 7 होने चाहिए। प्राइवेट कंपनी के लिए अभी का लिमिट है कम से कम 2 होने चाहिए। सो ये जो आपके 7 से अनलिमिटेड, 2 से 200, जितने आपके सब्सक्राइबर हैं, ठीक है, वो सब्सक्राइबर ने, एक सब्सक्राइबर ने एटलीस्ट 1 शेयर क्या किया होना चाहिए? बाय किया होना चाहिए, 1 शेयर लिया हुआ होना चाहिए। क्या ज्यादा ले सकते हैं? हाँ, ज्यादा ले सकते हैं, लेकिन ये रूल, एसोसिएशन, ये क्लॉज है कि अगर आप सब्सक्राइबर हो कंपनी के, तो देन यू विल हैव टू बाय, और यू विल हैव टू टेक 1 शेयर, यू विल हैव टू इन्वेस्ट एटलीस्ट इन 1 शेयर ऑफ द कंपनी। 1 शेयर 1 सब्सक्राइबर, ऐसा रूल है। अब एक चीज पता चली क्या? मेमोरेंडम इज नथिंग बट द स्कोप।
इज नथिंग बट द लिमिट ऑफ द कंपनी। कंपनी की इतने लिमिट के अंदर ही कंपनी काम कर सकती है, अगर लिमिट के बाहर जाके कंपनी काम करे तो देन इट इज वॉइड, इट विल नॉट बी अलाउड, उसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायलेंस। उसे अल्ट्रा वायलेंस का मतलब होता है, हाँ आवाज के लिए ना रंजन आ रही है प्रॉपरली, ठीक है। अल्ट्रा वायलेंस का मतलब होता है कि ट्रांजैक्शंस विच आर बियॉन्ड द कंट्रोल एमओए। अभी सपोज मेरा एमओए है, एक कंपनी है, कंपनी का एमओए हर कंपनी का अलग हो सकता है। सो कंपनी का एमओ है, एमओए है, उसमें क्या लिखा है कि हमारी कंपनी ने आउटसाइड लाइबिलिटीज कितने इनकर करने चाहिए, सब मिला के 20 CR तक इनकर करने चाहिए, आउटसाइडर लाइबिलिटीज, आउटसाइडर लोन्स, ऐसा एमओए में लिखा है। तो ये जो कंपनी के डायरेक्टर्स है, इन्होंने क्या किया, 25 CR का लाइबिलिटी इनकर किया, 25 CR का। टेल मी, इज दैट स्कोप ऑफ द कंपनी? ऑफ कोर्स। सो ये वाला ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अल्ट्रा का मतलब होता है द ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द पावर, और पावर कहां से मिलेगी, पावर समझेगी अपने एमओए से, मेमोरेंडम से। सो मेमोरेंडम में जो लिखा है दैट इज द लिमिट, दैट इज द मैक्स। ना आप पूरे वोटिंग राइट, आपका यूनानिमस वोटिंग राइट भी हो, जैसे मेमोरेंडम में लिखा है 20 करोड़ का आप लाइबिलिटी इनकर कर सकते हो हमारी कंपनी के लिए, अभी 25 करोड़ का लाइबिलिटी इनकर करने की बारी आई, तो ये सारे शेयर होल्डर्स मिलके क्या बोल रहे हैं, एक काम करते हैं ना, बोले अपन क्या करेंगे, वोटिंग करेंगे 50% से ज्यादा, कभी भी मतलब 100% से ज्यादा भी वोटिंग आया, यूनानिमस वोटिंग भी आया, तो भी क्या आप मेमोरेंडम के रूल को चेंज कर सकते हो? रूल इज रूल, इतना हमने स्कोप दिया है, इसके स्कोप के अंदर आपको जो करना है करो, इसके बाहर आपका 100% भी कंसेंट हो शेयर होल्डर्स का वोटिंग, फिर भी क्या उसे हम चेंज कर सकते हैं? नहीं कर सकते। दैट इज नथिंग बट बियॉन्ड द पावर, जिसे अल्ट्रा वायर्स बोला जाता है। ट्रांजैक्शन विच आर अल्ट्रा वायर्स, दैट इज बियॉन्ड द पावर। और जो ट्रांजैक्शन बियॉन्ड द पावर है, तो उसे वॉइड बोलेंगे हम। यस, दिस विल बी कंसिडर एज वॉइड, वॉइड है ये कंप्लीटली, क्योंकि वो पावर के अंदर है ही नहीं। ट्रांजेक्शन नॉर कैन सी ऑन इट, मतलब क्या, जो अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन है, वो वाली ट्रांजेक्शन पे ना ही कंपनी को कोई सीव कर सकता है, ना कंपनी किसी को सीव कर सकती है। जैसे कि सपोज, जैसे अगेन सी 25 CR का लाइबिलिटी इनकर किया, अपना लिमिट कितना था मेमोरेंडम में, इट वाज जस्ट 20 करोड़, तो अब बचे 5 करोड़ के लिए क्या किया, आउटसाइडर ने क्या किया, बिकॉज आउटसाइडर लाइबिलिटी है, तो आउटसाइडर्स ने कंपनी पे क्या किया, कंपनी पे केस कर दिया, स्यू किया, बोले अरे ऐसा तो नहीं होता है, आप अभी ट्रांजेक्शन को वॉइड कर रहे हो और पहले आपने 25 करोड़ का लाइबिलिटी इनकर किया, तो कंपनी क्या बोलेगी, ये जो 25 करोड़ का लाइबिलिटी इनकर किया, हमने आपसे लोन लिया, नो प्रॉब्लम, हमने आपसे उधार लिया, बट क्या ये मेमोरेंडम पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मेमोरेंडम इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, तो हमको उधार देने से पहले क्या आप चेक नहीं कर सकते थे लोन देना अलाउड, ये कंपनी को इतना लोन देना इज विद इन द स्कोप ऑफ दैट कंपनी, सो ये आपने भी चेक करना चाहिए था, तो ये ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगा, वॉइड हो जाएगा। अगर कोई अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है, ना कोई कंपनी पे स्यू कर सकता है, ना कंपनी किसी और पे स्यू कर सकती है, इसे बोला जाएगा अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन, बिकॉज दे आर वॉइड इन इटसेल्फ, आप कुछ कर ही नहीं सकते हो, चाहे लोग आप पे कितना भी, अरे फिर पहले समझना था ना, फिर कंपनी वाले क्या बोलेंगे, आपको भी तो पहले समझना था। मेमोरेंडम क्या होता है, इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट, पब्लिक डॉक्यूमेंट का मतलब होता है ओपन टू पब्लिक फॉर इंस्पेक्शन, अगर आप हमें लोन दे रहे हो, आप हमारे साथ कोई ट्रांजैक्शन में एंटर कर रहे हो, तो क्या आपको नहीं देखना चाहिए कि हमारे मेमोरेंडम में क्या लिखा है, तो आप होल एंड सोल हमें ब्लेम नहीं कर सकते हैं, सो दिस ट्रांजैक्शन वुड बी कंसिडर एज व्हाट, वॉइड वन। deals with the company is कंपनी, इन्होंने ऐसा अज्यूम कर लिया है कि सपोज ये कंपनी है, एक कंपनी है, अगर कोई कंपनी में जैसे XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है और प्रिया को उसमें शेयर्स बाय करना है, भूषण को उसमें इन्वेस्टमेंट करना है इन फॉर्म ऑफ इन अदर फॉर्म्स, ठीक है, ये जो अपना सोहम ना, हाँ सोहम को क्या करना है, कंपनी को गुड्स सप्लाई करना है, ही विल बी द सप्लायर ऑफ द कंपनी, तो कंपनी ने क्या अज्यूम कर लिया है, तुम तीनों आउटसाइडर्स हो,
तुम तीनों आउटसाइडर को हमारी कंपनी में अगर चाहे इन्वेस्ट करना हो, चाहे गुड्स सप्लाई करना हो, चाहे लाइबिलिटी इनकर करना हो, आपको कुछ भी करना हो, हमने अज्यूम कर लिया है कि आपने क्या पढ़ लिया है, आपने हमारे मेमोरेंडम पढ़ रखा है। सो ये प्रिजम्पशन होता है कंपनी का, जिसके कुछ एक्सेप्शंस भी है, क्योंकि एवरी टाइम से प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं ना कि कंपनी की हर एक चीज रीड करके आप कंपनी को अप्रोच करो, तो इसके कुछ एक्सेप्शंस भी दिए हैं। तो अल्टीमेटली so the company is presumed to have knowledge of the company कि आप कंपनी के फेवर में है, कंपनी के फेवर में नहीं है, all the things and the कंपनी cannot enforce, मतलब जो ट्रांजैक्शन void है क्या वो हम enforce करवा पाएंगे, नहीं करवा पाएंगे। और service on such contract and lend money, money lend, but if money advanced to the company has not been expended, क्या है कि एक कंपनी है XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, ओके, इमेजिन अ कंपनी विच इज XYZ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। तो सोहम को क्या करना है, गुड्स सप्लाई करना है, ही इज क्रेडिटर, ही सप्लायर ऑफ द कंपनी, बट कंपनी के मेमोरेंडम में क्या है, कंपनी के मेमोरेंडम में ऐसा है कि जो क्रेडिटर से गुड्स या फिर हम जो सप्लायर से गुड्स लेते हैं, हम उसमें डायरेक्टली ट्रांजैक्शन कर देते हैं। मतलब क्या, जैसे हम गुड्स खरीदते हैं और आपको चेक देंगे, हम कभी भी क्रेडिट पे गुड्स सप्लाई नहीं करते, ऐसा कंपनी के मेमोरेंडम में लिखा है, तो दैट इज द लिमिट ऑफ द कंपनी। बट ये बात इनडायरेक्टली जाने अनजाने में सोहम ने नहीं पढ़ी होगी, सोहम ने नहीं पढ़ी होगी, पब्लिक डॉक्यूमेंट होने के बावजूद भी, क्लॉज प्रेजेंट होने के बावजूद भी। सो कंपनी के जो कुछ डायरेक्टर है, कंपनी के कुछ लोग, उनको भी ये बात की मालूमात नहीं है, ठीक है, ये बात का नॉलेज नहीं। तो उन्होंने क्या किया, सोहम सोहम जो एक क्रेडिटर है, उससे 2 लाख रुपए के गुड्स मंगवा लिए और उसको कितना क्रेडिट पीरियड दिया, 3 मंथ्स का। सर, वी विल पे यू योर 2 लाख रुपीस विद इन द 3 मंथ्स, दैट इज द क्रेडिट पीरियड। बट टेल मी, क्या कंपनी के मेमोरेंडम में ऐसा क्लॉज है? कंपनी के मेमोरेंडम में ऐसा क्लॉज ही नहीं है कि आप उधारी पे माल ले सकते हो, क्रेडिट पे गुड्स आप ले सकते हो। तो यहाँ पे क्या हो गया, गड़बड़ हो गई। क्या गड़बड़ हो गई, इसको इसका पैसा नहीं, क्योंकि हमारा जो ट्रांजैक्शन है क्या हो गया, अल्ट्रा वायस हो गया, बियॉन्ड द स्कोप हो गया, मतलब ये वॉइड हो गया ऑटोमेटिकली। कि सोहम कंपनी को अप्रोच कर रहा है 1 महीने, 1.5 महीने, 2 महीनों बाद, बोले अपना जो क्रेडिट पीरियड था इट इज अबाउट टू ओवर, तो सर प्लीज मेरा पेमेंट रिलीज कर दीजिए, मेरा पेमेंट दे दीजिए। फिर कंपनी से इसको नोटिस आया कि this transaction of giving loan, I mean this transaction of giving goods on credit is void because it is beyond the scope of the memorandum. As a creditor company or as a supplier company, you should know about this fact, because we are assuming that any person dealing with the company is having the knowledge of the memorandum. So how could you supply these goods on credit basis? That transaction is completely void. Now we cannot give you 2 lakh rupees, जो भी amount है, we cannot give you because goods were supplied on credit basis. अभी आप इमोशनली बहुत इमोशनल हो जाओगे, कैसे यार मैम 2 लाख रुपए, मतलब तो क्या करेगा, क्या ऑप्शंस है, तो एक्सेप्शंस में आपको पता चलेगा। सो क्या है, 2 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई किया सोहम ने XYZ लिमिटेड कंपनी को। ये जो 2 लाख रुपए का गुड्स सप्लाई करने का ट्रांजैक्शन जो था वो तो था अल्ट्रा वायस, वो अभी कुछ नहीं कर सकता। कैन ही स्यू द कंपनी? जो भी अल्ट्रा वायस ट्रांजैक्शन होता है, आउटसाइडर्स कैनॉट स्यू द कंपनी और कंपनी कैनॉट स्यू द आउटसाइडर, वाइस वर्सा केस। सो यहाँ पे ये तो स्यू नहीं कर सकता है कंपनी को। फिर इसमें एक क्लॉज है, अभी जो 2 लाख रुपए कंपनी के पास है, वो कंपनी के पास एक्स्ट्रा है बोल सकते हैं, है ना, कंपनी ने रिलीज ही नहीं किया पैसा, तो उसके नाम के 2 लाख रुपए है कंपनी के पास, ऐसा वी कैन से, है ना, हमने गुड्स यूज किया, वो गुड्स कहीं पे सेल किया होगा और उससे 2 लाख रुपए हमने इनकर किया होगा, तो वो जो 2 लाख रुपया है, इमेजिन करो वो कंपनी के पास है। अगर एक प्रोविजन है, कंपनी ने 2 लाख रुपया स्पेंड नहीं किया होगा, द कंपनी हैव नॉट एक्सपेंडेड दिस 2 lakh rupees. Money advanced to the company has not been expended.
ये तो मैंने उधार का बात किया, क्रेडिट सप्लाई का बात किया। ऐसा भी हो सकता है कि सोहम ने कंपनी को क्या दिया, 2 लाख रुपए का लोन दिया, 2 लाख रुपए का, which is again beyond the power of the company, and now company will not give back the loan. Company cannot give back the loan because that is the ultra wires transaction. मेमोरेंडम में पहले ही बोला था लोन नहीं दे सकते। आपने क्यों दिया कंपनी को लोन? अभी हम आपको रीपे करने के लिए लाइबल नहीं है। कौन बोल रहा है? कंपनी बोल रही है। इट इज अ पब्लिक डॉक्यूमेंट। लोन देने से पहले यू शुड हैव नॉलेज of the memorandum or you should have knowledge of the clauses what you can do, but still आपने अगर लोन प्रोवाइड किया, so we are not supposed to pay you this 2 लाख rupees, ऐसा कंपनी बोल रही है। अभी और एक चीज इसमें कि कंपनी हैज नॉट एक्सपेंडेड, एक्सपेंड करने का मतलब होता है यूज करना, वापरना, स्पेंड करना। अगर कंपनी ने जो वो मनी लेंडर के 2 लाख रुपए आए थे अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन के तहत, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन के बीच में जो 2 लाख रुपए आए थे कंपनी के, अगर वो कंपनी ने कहीं पे क्या किया है, कहीं पे स्पेंड नहीं किए हैं, एक्सपेंड नहीं किए हैं, तो सोहम क्या कर सकता है? बीइंग आउटसाइडर, सी अभी सोहम के पास मतलब कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, कुछ ऑप्शन ही नहीं बचा, क्योंकि गलती मानी उसकी जाएगी, क्योंकि ही हैज नॉट रेड द मेमोरेंडम, ही हैज नॉट रेड द पब्लिक डॉक्यूमेंट। अभी ऑप्शन नहीं है तो क्या करेगा? क्या ऐसे ही हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेगा क्या? ही विल डू समथिंग, तो देखेगा कैसे मेरे 2 लाख रुपए को मैं लेके आ सकूं या वसूल कर सकूं। तो इसने क्या किया? कंपनी को इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब होता है प्रोहिबिट करना। कंपनी को इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया क्विकली। जैसे ही इसको पता चला कि आई कैन नॉट रिकवर माई मनी बैक बिकॉज दैट वॉज अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन, तो उसने क्या किया? कंपनी को नोटिस दिया, कंपनी को ऑर्डर दिया कोर्ट से लाकर, इंजंक्शन ऑर्डर। इंजंक्शन ऑर्डर का मतलब होता है कि आप क्या कर रहे हो? आप एक ऑर्डर दे रहे हो, प्रोहिबिशन ऑर्डर मतलब क्या? स्टॉप पेमेंट ऑर्डर। ये जो पेमेंट है, कोई भी पेमेंट जो रिलीज हो रहा है उसको स्टॉप करना है, उसको इंजेक्ट करना बोलते हैं, दैट इज गिविंग इंजंक्शन ऑर्डर। क्या इंजंक्शन ऑर्डर है? कि ये जो का आई अंडरस्टैंड ट्रांजेक्शन में था, आई अंडरस्टैंड कि आई कैन नॉट रिकवर इट बैक, बट आई डोंट वांट यू टू स्पेंड इट, सो मैं आपको क्या कर रहा हूँ? इंजंक्शन ऑर्डर दे रहा हूँ। तो इंजंक्शन ऑर्डर के तहत एक प्रोविजन में या एक इसमें वो पैसा क्या रहेगा? पड़ रहेगा। सो अगर आउटसाइडर कोई ऐसे ट्रांजैक्शन में डील करे जो कि क्या है? अल्ट्रा वायर्स टू द कंपनीज मेमोरेंडम है, वो ट्रांजैक्शन का पैसा कंपनी ने रिसीव कर लिया, वो चाहे गुड्स सप्लाई करना हो क्रेडिट पे या फिर उधार देना हो, मतलब लेंड करना हो, मनी लेंड करना हो, लोन देना हो, तो वो पैसा कंपनी के क्या उसमें, कंपनी के प्रोविजन में पड़े। जैसे ही आदमी को मतलब आउटसाइडर को पता चलता है, कंपनी वो पैसा स्पेंड करने से पहले अगर कंपनी के पास इंजंक्शन ऑर्डर आ जाता है तो कंपनी वो पैसे को टच नहीं कर सकती, कंपनी वो पैसे को कभी हाथ नहीं लगा सकती। एक चीज। दूसरा क्लास, स्पेंड नहीं करेगी, पढ़ने रहेगा, फायदा क्या है ना? किसका फायदा होगा अगर पैसा पढ़ने रहेगा तो? किसका नहीं, किसका नहीं सच में? मुझे बता, बैंक में अपन एफडी करते हैं, बैंक में अपन एफडी, बैंक में पैसा, बैंक का फायदा नहीं है। लगता है आपको ऐसा जैसे कि अभी मेरे को अगर आप सबने सब बोले कि मैम को आज पैसे देते बोले, सबने 100 रुपए निकाल के मुझे पैसे दे दिए, तो मेरे पास अच्छा खासा 2-3 हजार का अमाउंट आ गया, 3 हजार इमेजिन कर लो। और आप क्या बोले? मैम मुझे जब भी जरूरत पड़ेगी आप 100 हमारे रुपए वापस दे देना। हम सेम डे पे क्या करेंगे? हम सेम डे पे आपको पैसा मांगेंगे 2-3 दिन बाद। तो मेरे पास 3 को टच नहीं कर सकती हूँ। इसका मतलब क्या? वर्ड टू वर्ड ऐसा है, 3 हजार रुपया आके मैंने मेरे ड्रॉअर में रख दिया, मनी, इट इज मनी। क्या मैं इसको रोटेट कर सकती हूँ? ऑफकोर्स कर सकती हूँ। सो अल्टीमेटली फायदा किसका हुआ? कंपनी का हुआ। कंपनी के पास 2 लाख रुपया पहुंचे, इसका मतलब है क्या कंपनी को वो जो पैसे है इस पे इंटरेस्ट मिलेगा? ऑफकोर्स। कंपनी के पास पैसा पड़ने मतलब वो कोई ट्रांजैक्शन में यूटिलाइज नहीं कर सकती है, कोई ट्रांजैक्शन करने में यूटिलाइज नहीं कर सकती है, बट क्या वो एज गुड इन्वेस्टमेंट ही हुआ?
यस, तो कंपनी को उसका डेफिनेटली फायदा होगा। एक चीज है, हाँ बोलो। ऐसा नहीं, कंपनी में जो पैसा है, क्या कंपनी वो, जैसे कंपनी के पास एक टूल है, रिसोर्स है, तो क्या कंपनी वो पैसा कहीं पे यूज कर सकती है? हाँ, जो कोई ट्रांजैक्शन है, जैसे आप कहीं पे लोन नहीं दे सकते हो या वो पैसे से लोन नहीं दे सकते हो, बट आप मुझे 100 रुपए की नोट दो और मैं आपको 100 रुपए की नोट दूं, इससे कुछ फर्क पड़ेगा क्या आपको? ऑफ कोर्स नॉट। तो वो जो पैसा है, कंपनी बोलेगी हम तो यूज नहीं कर रहे, बट कंपनी कैन यूज दिस मनी, अल्टीमेटली इट इज इनयूजेबल एंड इट हैज सेम वैल्यू। मुझे क्या बोलना है, समझा क्या? 100 रुपए की नोट वाली एक सिंपल ध्यान में रखो चीज, 100 रुपए की नोट तुमने मेरे को दी, मैंने यूज मत करना, मैंने वो यूज कर ली, बट एट द टाइम आई एम गिविंग यू द 100 रुपीज जो तुम्हारे नाम के थे, अल्टीमेटली क्या है, मैं प्रैक्टिकल सिनेरियो बोल रही हूँ, मैंने तो मनी रोटेट किया, जब मेरे को 100 रुपए चाहिए थे तब आई यूज्ड योर मनी ना, जब तुम्हें वापस चाहिए थे दैट डे आई हैव गिव, बट देयर इज टाइम वैल्यू ऑफ मनी। सो ये चीज रहता है प्रैक्टिकल सिनेरियो में। सो इन्वेस्टमेंट, अगर कंपनी ने इन्वेस्ट किया है तो देन इन्वेस्टमेंट, ऐसा नहीं है कि इन्वेस्ट मतलब आप कहीं और ही जाके इन्वेस्ट करो, क्या आप आपके इसमें री इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, एक्सपेंशन कर सकते हो, ऑफकोर्स कर सकते हो। सो अगर अल्ट्रा वाइज ट्रांजेक्शन के तहत, ओके, कंपनी ने कहीं पे क्या किया, कंपनी ने कहीं पे पैसा ले लिया या कंपनी के पास पैसा आ गया, बिफोर स्पेंडिंग दैट मनी, वो पैसा एक्सपेंड करने से पहले अगर आउटसाइडर का इंजंक्शन ऑर्डर आ गया, तो कंपनी कैन नॉट स्पेंड दिस रुपीज, कंपनी को क्या करना पड़ेगा, वो एक प्रोविजन में रखना पड़ेगा, वो कोई अलग कारण के लिए, अलग ट्रांजेक्शन के लिए, शेयर्स इशू करने के लिए या फिर आप डिविडेंड देने के लिए वो पैसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हो। एक चीज हम्म, मैं समझेगा, इसके लिए मैं अगले क्लॉज की तरफ मूव होने वाली हूँ। सो क्या है कि ये क्लॉज है, उसने इंजंक्शन ऑर्डर दे दिया, पैसा तो रिकवर नहीं कर सकता, कंपनी बोल रही तेरी गलती है, तूने मेमोरेंडम नहीं पढ़ा। दूसरा एक क्लॉज ऐसा दिया है यहाँ पे कि मतलब अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन के तहत जो हमने पैसा रिकवर किया है, सिया सुन फिर बाद में डाउट बोलेगी, रिकवर वो पैसा किसी लॉफुल करने के लिए कंपनी ने वापरा या कंपनी ने यूज किया। लॉफुल डेट का मतलब होता है ऐसी डेट जो कि हमने कोई जैसे बैंक से ली है, ये लॉफुल डेट हो गई। सो कंपनी ने 1 लाख रुपए डेट लिया है, कंपनी ने बैंक से 1 लाख रुपए का डेट लिया है, ओके, एंड ये क्या लॉफुल, दिस इज नथिंग बट लॉफुल डेट। तो क्या कंपनी को वो डेट वापस करना पड़ेगा? ऑफ कोर्स करना पड़ेगा। कंपनी क्या खुद के नाम पे लोन ले सकती है? ले सकती है, बिकॉज इट इज आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी, नो प्रॉब्लम विद दैट। तो कंपनी ने क्या किया है, 1 लाख रुपए का क्या किया है, लोन लिया है। ये जो अपना सोहम था, इसके कितने थे पैसे अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन के तहत? 2 लाख रुपए। अल्ट्रावायरस ट्रांजेक्शन के जो 2 लाख रुपए कंपनी ने रिसीव किए हैं, वो 2 लाख रुपए से 1 लाख रुपया क्या किया है, ये लॉफुल डेट पे करने के लिए कंपनी ने यूज किया। इफ कंपनी यूज द मनी ऑफ अल्ट्रा ट्रांजेक्शन टू पे द लॉफुल डेट, लॉफुल डेट मतलब डेट टेकन बाय द बैंक या फिर एनी लॉफुल इंस्टीट्यूशन, दैट इज लॉफुल डेट। सो यू के लिए 1 लाख रुपया कंपनी ने क्या किया, यूज किया, किसमें का यूज किया, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन के पैसों में से पैसा यूज किया, राइट? कितना था, 2 लाख, कितना बचा, 1 लाख। तो अगर कंपनी ने ऐसा पैसा लॉटरी के लिए यूज किया है, तो उसमें से जो भी रिमेनिंग अमाउंट बचता है, इफ एनी आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिमेन, दैट पर्सन विल स्टेप इनटू शूज ऑफ डेटर। मतलब क्या, ये जो इस कंपनी का क्या माना जाएगा, कंपनी का जाएगा, बेटर माना जाएगा। सो दैट पर्सन विल ऑटोमेटिकली स्टेप इनटू शूज ऑफ डेटर, आई एम सॉरी, कंपनी विल स्टेप इनटू शूज ऑफ डेटर, स्टेप इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। क्रेडिटर मतलब जब 2 लाख रुपए
नहीं दे पाते थे, लेकिन उसकी हमने कहा क्या हमने 1 लाख रुपया लॉफुल डेट देने के लिए वापरा, यूज किया? हाँ यूज किया, तो बचा हुआ पैसा हमको क्या उसको रिटर्न देना पड़ेगा? आंसर इज यस. So automatically company will step into shoes of debtor. कंपनी अगर कंपनी से कंपनी के जो अगर ये कौन इसने कंपनी के साथ डील किया है, कंपनी दैट इज द क्लॉज, दैट इज द प्रोविजन. कंपनी ने मतलब कंपनी ने नहीं बताया, या कुछ डायरेक्टर जो काम कर रहे हैं, डायरेक्टर्स जो काम कर रहे हैं उन्होंने नहीं बताया और क्या सोचा कि ठीक है अपन ये जो है 1 लाख रुपया अपन अपने जेब में डाल लेंगे, ऐसा कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन रहा तो ड्यूरिंग ऑडिट क्या उनका कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होगा? डेफिनेटली होगा. वैसे तो हमारा रूल क्या है, हमारा रूल है कि आप जो अल्ट्रा वायरस ट्रांजेक्शन का पैसा है आपका यूज नहीं कर सकते, उसका एक प्रोविजन बना रहेगा. ओके, बट इन केस अगर कंपनी ने यूज किया है तो जो आपके जिससे लोन लिया था, जो आपके क्रेडिटर है, उनको क्या करना पड़ेगा? आपको वो पैसा, बचा कुचा पैसा रिटर्न देना पड़ेगा. इसमें से दिया नहीं समझेगा. आई अग्री, बट क्या है, एक मिनट, बट क्या है, अगर आप जैसे कंपनी के केस में अगर आप डेट पे कर रहे हो तो वो डेट आउट ऑफ आपने कहाँ से पे किया है? आउट ऑफ कैपिटल पे किया है, आउट ऑफ इन्वेस्टमेंट पे किया है, आउट ऑफ अनदर लोन पे किया है, वो तो आपका पूल कहाँ से है? जैसे कि आपने आउट ऑफ सैलरी दिया है या आउट ऑफ किसी से उधार, जैसे आपको आपके दोस्त की उधारी चुकानी है, क्या आपने कोई बिजनेस करके उधारी चुकाई है, क्या किसी से उधार लेके उधारी चुकाई है, या घर वालों से पैसे उधारी चुकाई है, तो वो जो मेन पैसा कहाँ से लाया, ओरिजिनल रिसोर्स, वो पता होता है. और अगर आपने अल्ट्रा वायरस के प्रोविजन में से पैसा इधर यूज किया है तो वहां से प्रोविजन में से पैसा माइनस होगा, तो अल्टीमेटली ये चीजें क्या होगी, पता चलेगी. ये बट ये कभी ना कभी डिस्क्लोज होगा ही जब आपका कंपनी का ऑडिट वगैरह होगा तो. और अगर कोई फ्रॉडुलेंट इंटेंशन से इसमें कोई गड़बड़ करे तो वो कॉर्पोरेट विल लिफ्ट होके डायरेक्टर इन डिफॉल्ट, उसको 447 की सजा मिलेगी, सेक्शन 447. हाँ, क्या किया था इसमें से? कि वो पैसा हमारे पास है, वो जैसे कि 2 लाख रुपया इन्वेस्टमेंट करना, मतलब मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि हमने जैसे वर्ड टू वर्ड हमने कहीं जाके इन्वेस्ट कर लिया या कहीं जाके शेयर कर लिया, वो तो वो पैसा हम किसी को देने के लिए, जैसे कोई लोन देने के लिए या कोई ट्रांजेक्शन को इनकर करने के लिए यूज नहीं कर सकते. बट ये पैसा क्या एक रिसोर्स है, जैसे 2 लाख रुपये मेरे पास पड़े हैं और मेरे को 2 लाख रुपए के शेयर देना है, 2 लाख रुपए के शेयर देना है. सो क्या मनी ऐसा है कि यार 2 लाख रुपए यहाँ पे बेंच करके रखा है ड्रॉवर में, ये 2 लाख, ऐसा नहीं है ना. ये एक टाइप का डीमैट है, ये टाइप का डीमैट है. सो बट वो पर्टिकुलर प्रोविजन का पैसा आपने अगर प्रोविजन को माइनस करके, प्रोविजन को कम करके अगर पैसा किया तो क्या माना जाएगा कि बाबा आपने अल्ट्रावायरस ट्रांजैक्शन का पैसा यूज किया. एंड ऑफ कोर्स दैट पर्सन, दैट इज क्रेडिटर, विल स्टेप इनटू शूज ऑफ the company, will step into shoes of debtor and company will have to pay the remaining amount to the, उसको फिर नहीं मिलने नहीं वाला था बट अभी मिलेगा, डेफिनेटली अभी मिलेगा. लॉफुल डेट यूज कर ही नहीं सकते हो. दूसरा आपको इंजेक्शन, अगर जैसे कि पता चला आउटसाइडर को, तो आउटसाइडर क्या करेगा? स्टॉप ऑर्डर दे देगा, मेरा पैसा इस्तेमाल मत करो. कंपनी क्यों मेरा पैसा यूज करेगी, आगे देखेंगे. सो वो इंजेक्शन ऑर्डर क्या करता है, दे देता है कंपनी को. अगर कंपनी ने एक्सपेंड नहीं किया है तो वो पैसा सीज हो जाता है. दूसरा है कि अगर कंपनी ने इनकेस, करना नहीं चाहिए, अगर कंपनी ने इनकेस लॉफुल डेट करने के लिए वो पैसा यूज किया है तो आप एक्सटेंट जो आउटसाइडर है उसके पास एक पावर आ जाती है कि मेरा पैसा लॉफुल डेट पे करने के लिए यूज किया तो मैं भी आपका कौन हुआ, क्रेडिटर ही हुआ. तो फिर मेरे को मेरा अमाउंट पे करो अप टू द एक्सटेंट ऑफ द लोन अमाउंट.
आपने क्या बोला कि जो 2 लाख रुपए है वो कोई तो इसका अगर अलग सेपरेट अकाउंट रहेगा कि ये मैं यूज नहीं कर सकती करके, जैसे इन्वेस्टमेंट का रहता है, कैपिटल का रहता है। शेयर ऑर्डर क्यों देते हैं कि सी कंपनी विल नॉट बी ओनर ऑफ द मनी लेंडर, ऑफ कोर्स कंपनी विल नॉट बी ओनर ऑफ समवन अदर्स मनी, तभी ये पैसा तो इसको मिल नहीं सकता है, पैसा तो मिल नहीं सकता है, बट कैन ही बाय प्रॉपर्टी इन स्पाइस? ही कैन बाय, उसको उसका पैसा वापस नहीं मिलेगा, बट क्या वो प्रॉपर्टी बाय कर सकता है? प्रॉपर्टी मतलब कंपनी में क्या वो शेयर्स वगैरह बाय कर सकता है? डेफिनेटली कर सकता है। तो वो उसका ही पैसा है ना, तो वो उसको इंजेक्शन अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन में जो पैसा है वो इंटेंशन से बोल रहे हो। See, if you are supplying or perform service on a contract or lend money, you cannot obtain or recover the payment. Are you comfortable with this? क्योंकि अल्ट्रा वायरस का है तो हमने मनी लेंड किया तो आप पेमेंट को रिकवर नहीं कर पाओगे। आर यू कंफर्टेबल टिल नाउ? एवरीवन, जयेश, एवरीवन, क्योंकि वो अल्ट्रा वायरस है, आपने पहले पढ़ा नहीं, आपकी गलती। बट मनी इज एडवांस्ड, मतलब जो पैसा लोन किया है, एडवांस किया है, has not been expended. कंपनी ने अगर वो पैसा एक्सपेंड नहीं किया है तो देन मनी लेंडर have power, have right to stop the payment. मतलब मनी लेंडर have right to give the injunction order. पेमेंट को क्या कर दो? सीज कर दो, मतलब आप कहीं और वापर नहीं सकते हो, कहीं और यूज नहीं कर सकते हो। बट टेल मी, कंपनी बिकम ओन ऑफ समवन एल्सेस मनी? ऑफ कोर्स नॉट। हम बिकॉज वो 2 लाख रुपया उसको वापस नहीं देंगे, उसको उठाओ 2 लाख रुपया उसको वापस नहीं देंगे तो क्या कंपनी ओनर बन जाएगी क्या वो पैसे की? कंपनी विल नॉट बी ओनर ऑफ दिस मनी। नाउ व्हाट, क्या वापस दे नहीं पा रहे हैं, क्या कंपनी ओनर बन रही है? नहीं बन पा रही है, तो देन एज अ लेंडर, एज मनी लेंडर रिमेन्स द ओनर, दैट मनी लेंडर विल रिमेन्स द ओनर ऑफ कंपनी। बट व्हाट इफ इसमें अगर ऐसा सोचा कि मैं इंजंक्शन ऑर्डर नहीं दूंगा, देन कंपनी में स्पेंड दिस अमाउंट, कंपनी में एक्सपेंड दिस अमाउंट, तो फिर खत्म हो गई। तो जैसे इसने इंजंक्शन ऑर्डर पे कर दिया तो पैसों का ओनर, पैसों का जो मनी लेंडर है, कंपनी कैसे बन गई? ओनली बिकॉज वो अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है। सो ही विल बी ओनर ऑफ कंपनी, दैट्स ओनर ऑफ द मनी, नो डाउट विद दैट। पैसे वापस नहीं मिलेंगे, ही कैन, मतलब क्या? अब वो पैसों का जो इंजेक्शन ऑर्डर में पैसा दिया है वो पैसों का क्या आपको रिटर्न मिलेगा? ऑफ कोर्स नहीं मिलेगा, आपको नहीं मिलेगा क्योंकि मेमोरेंडम को वायलेट करता है। बट क्या वो पैसों के ओनर आप रहोगे? डेफिनेटली आप वो पैसों के ओनर रहोगे। आपने क्योंकि इंजेक्शन ऑर्डर पास किया है तो कंपनी कुछ नहीं कर सकती इस पैसों का। फर्दर इसमें ऐसा है कि फर्दर वो पैसों का क्या आप कंपनी में कंपनी में इन्वेस्ट कर पाओगे? द आंसर इज यस। वो पैसों का एक पूल बन जाएगा, वो पैसों का एक प्रोविजन बन जाएगा। दैट इज वन थिंग। दूसरा सिंपल थिंग, किसी ने अगर किसी ने इंजेक्शन ऑर्डर पास भी नहीं किया होगा, कोई भूल गया इंजेक्शन ऑर्डर पास करने का या ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, अगर वो पर्सन ने क्या किया, कंपनी ने वो पर्सन का पैसा लॉफुल डेट पे करने के लिए अगर यूज किया है, तो लॉफुल डेट पे करने के लिए यूज किया है तो देन ऑफ कोर्स दैट पर्सन विल स्टेप इनटू शूज ऑफ क्रेडिटर। कंपनी विल हैव टू गिव बैक द अमाउंट अप टू एक्सटेंट ऑफ द लोन। जो आउटस्टैंडिंग है वो देना पड़ेगा, अप टू एक्सटेंट ऑफ द लोन देना पड़ेगा। दीज आर द टू सिंपल क्लॉजेस। अगर अल्ट्रा वायरस ट्रांजैक्शन है तो ऑफकोर्स वो ट्रांजैक्शन वॉइड है। अगर अल्ट्रा वायरस के मेमोरेंडम आप देख के नहीं आए हो फिर भी कंपनी के साथ डील किया है तो कंपनी हाथ खड़े कर देगी, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर भी क्या आपके पास ऑप्शन होता है टू पास एन इंजंक्शन ऑर्डर? आउटसाइडर विल हैव ऑप्शन टू पास एन इंजंक्शन ऑर्डर। क्यों? क्योंकि मेरा पैसा है, मैं किसी और को क्यों ओनर बनने दूं, राइट? और कल जाके अगर मेरा पैसा कंपनी ने लॉफुल डेट पे करने के लिए यूज पे किया तो क्या वो अल्टीमेटली कंपनी का क्रेडिटर माना जाएगा? उसको आउटस्टैंडिंग अमाउंट रिकवर करने का पूरा पूरा राइट होगा।
उसको पैसा वापस नहीं मिलेगा, क्योंकि ये क्या है, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन है, ट्रांजैक्शन इज वॉइड। बट क्या वो पैसा कंपनी, बट एट द टाइम ऑफ वाइंड अप ऑफ द कंपनी डिसोल्यूशन या कंपनी वाइंड अप होने के टाइम पे पॉसिबल है कि उसको उसका पैसा मिल सकता है, अगर उसने शेयर्स नहीं खरीदे होंगे तो, अगर उसने शेयर्स नहीं खरीदे होंगे, अगर वही पैसों के उसने शेयर खरीद लिए तो then he will be then yes, but अगर उसका पैसा seized है, पड़ा है, तो then he will get the money at the time of winding up, at the time of dissolution। तूने क्या बोला, कंपनी ने लिया ही क्यों? जनरल, हाँ, अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन के अंदर क्या होता है कि कंपनी का भी कोई राइट होता है, या कंपनी का भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है ना, कि सर आप हमारे साथ ट्रांजैक्शन कर रहे हो, बट सॉरी दैट इज बियॉन्ड आवर स्कोप, ये हमारी लिमिट में नहीं है, तो हम नहीं कर सकते। बट क्या है, कंपनी ने भी ये ट्रांजैक्शन कर लिया और आउटसाइडर ने भी ये ट्रांजैक्शन कर लिया, तो अल्ट्रा वायर्स के क्लॉज के अकॉर्डिंग किसको माना जाएगा, किसको गलत माना जाएगा? आउटसाइडर को ही गलत माना जाएगा, बिकॉज कंपनी ऑलवेज प्रिज्यूम, if you are coming and investing in our company, we assume or we presume that you have read all the documentation of the company। अभी ये किसका इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है? ये कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। बट क्या कोई ऐसा क्लॉज रहेगा जो आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है? आंसर इज यस। तो डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट एक ऐसा क्लॉज है जो कि आउटसाइडर का इंटरेस्ट क्या करेगा? प्रोटेक्ट करेगा। मतलब क्या, आउटसाइडर को एवरी टाइम इट इज नॉट प्रैक्टिकली पॉसिबल कि आउटसाइडर को कंपनी के अंदर के सारे इंटरनल मैनेजमेंट पता हो, उनको बस हाँ या ना में चीजें पता होगी, इंटरनल मैनेजमेंट में नहीं पता हो सकती है। तो ये ही इसका ही आगे एक्सेप्शन है, इसके ऊपर क्या करना है ये आगे दिया हुआ है। अगर ऐसा हुआ तो इस पे क्या करना चाहिए ये आगे गिवन है। ये होल एंड सोल किसके फेवर में बात कर रहा है? होल एंड सोल कंपनी के फेवर में बात कर रहा है। कंपनी कुछ भी हुआ तो हाथ खड़े कर रही है, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता, आपने पढ़ के आना चाहिए ना, आप हमारे पास आए, हम थोड़ी आए आपके पास, ऐसे कंपनी बोल रही है। सो इट इज होल एंड सोल कंप्लीटली व्हाट, प्रिवेंटिंग द इंटरेस्ट ऑफ कंपनी एंड नॉट द आउटसाइडर। तो आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए कुछ है, हाँ कुछ है, क्या? नहीं, कंपनी के कंपनीज एक्ट में जो भी चीजें रहेंगी दीज आर एप्लीकेबल टू द कंपनी। सो उसके अंडर अपने को देखना पड़ेगा कि क्या कुछ हो सकता है। दैट वाज इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। कंपनी के लिए स्पेसिफिकली स्पेशल प्रिवेल्स ओवर जनरल। अभी आपको मैं सिंपल सिंपल चीजें बताती हूँ। अगर आप अल्ट्रा वायर्स ट्रांजैक्शन में कोई ट्रांजैक्शन करो तो क्या वो नल एंड वॉइड हो जाएगा? दैट विल बी नल एंड वॉइड। द ट्रांजैक्शन विच इज अल्ट्रा वायर्स कंपनी, जो ट्रांजैक्शन कंपनी को अल्ट्रा वायर्स से कंपनी के स्कोप में है वो क्या है? नल एंड वॉइड है, मतलब यू कैन नॉट परफॉर्म दिस ट्रांजैक्शन। सिंपल। दूसरा, कोई ट्रांजैक्शन है जो अल्ट्रा वायर्स बाय कंपनी है तो क्या उसे रेटिफाई कर सकते हैं? रेटिफाई करने का मतलब होता है फर्दर चेंज करना। जैसे कि ये चीज ऐसी है, आपको अगर बाहर पार्टी के लिए जाना है, मेकआउट के लिए जाना है दोस्तों के साथ, तो आपकी क्या है, आपने किसको पूछा? आपने मम्मी को पूछा, मम्मी से परमिशन नहीं मिल पा रही है, क्या करेंगे? थोड़ा सा आपके भाई बहनों को कन्विंस करेंगे, या फिर फाइनली पापा के पास जाएंगे, पापा को कन्विंस करेंगे। सो यू हैव ऑप्शन। बट अगर फाइनली आपके पापा ने बोल दिया नहीं कहीं जाओगे नहीं या कहीं जाएंगे नहीं, तो किसको कन्विंस करके भी कुछ फायदा है क्या? मैं कंसिडर कर रही हूँ कि एक हेड ऑफ द फैमिली, ऐसा कुछ फायदा है क्या? नहीं। सो इन द सेम वे, इफ एनी ट्रांजेक्शन इज बियॉन्ड द स्कोप ऑफ द कंपनी, तो चाहे आप उसको मेजॉरिटी वोटिंग करो, कुछ उससे फर्क पड़ने वाला है? नहीं पड़ने वाला। So if any transaction is ultra vires, then it cannot be ratified with unanimous consent। unanimous का मतलब होता है आपका 100% consent भी आ गया तो भी क्या आप रेटिफाई कर पाओगे उसको? नहीं कर पाओगे। क्यों? क्योंकि क्या है, अल्ट्रा वायर्स है, वॉइड है। तीसरा, विच इज अल्ट्रा वायर्स द डायरेक्टर। जैसे एक डायरेक्टर है, सीएम एक कंपनी का डायरेक्टर है, एक कंपनी की डायरेक्टर है
और उसको पावर दी गई है कुछ, क्या डायरेक्टर को पावर देते हैं? यस, डायरेक्टर को पावर देते हैं। सो उसको पावर दी है, जरूरत में तू कंपनी के लिए क्या कर सकती है? 10 लाख तक का लोन रेज कर सकती है इन योर नेम, 10 लाख तक का। सो विच इज अल्ट्रा इनकर करना कंपनी के लिए, क्या उसके लिए अल्ट्रा वायस है क्या? यस, विच इज अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर। लिमिट कितना दिया है उसको? 10 लाख का। तो 10 लाख के अंदर अगर लोन रेज करेगी तो वो इंट्रा वायस होगा, 10 लाख के ऊपर करेगी तो अल्ट्रा वायस। एनी ट्रांजेक्शन विच इज अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर, अल्ट्रा कंपनी, मतलब क्या? उसको हमने सिर्फ 10 लाख का लोन देने के लिए, लेने इनकर करने के लिए बोला है, बट क्या कंपनी चाहे तो 10 लाख तक कर सकती है, डेफिनेटली कर सकती है। अरे भाई इधर दिया हुआ, ये कंपनी का डायरेक्टर है, ये कंपनी का डायरेक्टर है। ओके, डायरेक्टर की लिमिट कितना था? 10 लाख रुपया। ये है अपनी कंपनी, ये कंपनी का बाउंड्री लाइन है। कंपनी का लिमिट कितना है? इमेजिन करो 25 लाख रुपया, 25 लाख रुपया। अगर ये डायरेक्टर के ऊपर लोन ले तो वो ट्रांजेक्शन क्या बन जाएगा? अल्ट्रा, दिस ट्रांजेक्शन विल बी अल्ट्रा, अल्ट्रा। यस, अगर कोई ट्रांजैक्शन अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर है, कंपनी है, क्या वो रेटिफाई हो सकता है? दैट कैन बी रेटिफाइड विथ मेजोरिटी ऑफ वोटिंग बाय द शेयर होल्डर। बट अगर हमने सकता, वो वाला ट्रांजैक्शन क्या बन जाएगा? नल एंड वॉइड बनेगा, क्योंकि दैट इज अल्ट्रा वायस कंपनी। समझो बात को, अल्ट्रा वायस द डायरेक्टर कंपनी है, मतलब डायरेक्टर के पावर के बाहर है बट कंपनी के पावर के अंदर है, तो क्या आप उसको रेटिफाई कर पाओगे? आंसर इज यस, यू कैन रेटिफाई दिस ट्रांजैक्शन विथ ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन। अब जैसे आर्टिकल आर्टिकल है, अगर कोई आर्टिकल में अल्ट्रा वायस है, मेमोरेंडम इज द मैक्स लिमिट, आप मेमोरेंडम के ऊपर कुछ कर नहीं सकते हो, बट आर्टिकल जब पढ़ोगे तब समझेगा कि अगर आर्टिकल के स्कोप के वो बाउंड है, फिर कर सकते हो। तो चीज आर्टिकल के स्कोप के बाहर होती है तो आप उसको स्पेशल रिजोल्यूशन से रेटिफाई मतलब चेंज कर सकते हो, बट मेमोरेंडम के स्कोप तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। डायरेक्ट स्कोप के तो आप जनरल रिजोल्यूशन में, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन में कर पाओगे। आर्टिकल के स्कोप के बाहर है तो आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना होगा। दिस इज अल्ट्रा वायस ट्रांजैक्शन। हमने मेमोरेंडम पढ़ा और अल्ट्रा वायस पढ़ा, सो अभी कंसीडर करो कि नहीं, हम क्या करेंगे? अभी आर्टिकल पढ़ेंगे, मेमोरेंडम, आर्टिकल और फिर अल्ट्रा वायस, इंडोर मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्टिव नोटिस, तीनों का बंच साथ में पढ़ेंगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। इसने ये किया तो ऑप्शन दूसरे तरफ अवेलेबल होता है। अगर कोई एक क्लॉज कंपनी का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है तो दूसरा क्लॉज आउटसाइडर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करता है। तो मैं ऐसे 3 टेबल में आपको समझा के दूंगी, आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे, ट्रस्ट में। बोलो। अब भी 25 लाख वैलिड नहीं होगा क्या? ओके, मतलब आप उसको, दैट इज ओनली, नहीं, सेपरेबल नहीं है, द होल ट्रांजेक्शन विल बी वॉइड, देन आपको फिर लोन न्यू लेना पड़ेगा अप टू 25 लाख और लेस देन दैट। अगर आप कोई ऐसा ट्रांजेक्शन करते हो तो ऐसा नहीं कि वो पार्टली वैलिड होएगा और पार्टली वॉइड होएगा, ऐसा नहीं है। कंप्लीट ट्रांजेक्शन विल बी नल एंड वॉइड, क्योंकि आपके स्कोप के बाहर है, फिर आप न्यू ट्रांजेक्शन में एंटर करो ना, क्या प्रॉब्लम है ना? नहीं दे सकते क्योंकि मेमोरेंडम ने पावर नहीं दिया हुआ है, मेमोरेंडम ने। अरे तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते, कंपनी है ये, कोई ऐसे छोटे मोटे ट्रांजैक्शन नहीं। मैं लाख का एग्जांपल ले रही हूँ, कंपनी में करोड़ के ट्रांजैक्शन हो सकते हैं। अभी ये साहिल क्या बोल रहा है, 28 लाख का लोन है बोले,
25 लाख राइटिंग में निकाला, 3 लाख ऐसे ही निकाला, ऐसा होता है क्या? नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। हो सकता है क्या जयेश ऐसा? कैसा करेंगे लोन? कंपनी में सी, अगर ये कंपनी है, एक आर्टिफिशियल लीगल एंटिटी है, तो आप कोई भी ट्रांजैक्शन कर रहे हो क्या, उसका लीगल प्रूफ चाहिए आपको, ऑफ कोर्स चाहिए. एंड यू आर इनकरिंग लाइबिलिटी, यू आर रेजिंग लोन, देन ऑफ कोर्स यू शुड हैव दिस डॉक्यूमेंट. देन है आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन. जैसे मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन वाज अ चार्टर डॉक्यूमेंट, इट वाज पब्लिक डॉक्यूमेंट. इन द सेम वे आर्टिकल्स इज आल्सो अ पब्लिक डॉक्यूमेंट. आर्टिकल और मेमोरेंडम दोनों पढ़ने के लिए पब्लिक को रेडी रखते हैं एमसीए की वेबसाइट पे. तो क्या डिफरेंस है फिर आर्टिकल और मेमोरेंडम में? आर्टिकल में क्या लिखा होता है? रूल्स एंड रेगुलेशंस. जैसे कि मेमोरेंडम में स्कोप एंड लिमिटेशंस लिखा होता है, इन द सेम वे इन द आर्टिकल रूल्स एंड रेगुलेशंस इज गिवन. रूल एंड रेगुलेशन इज गिवन इन द आर्टिकल. जैसे कंपनी के इंटरनल अफेयर्स कैसे मैनेज करना है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का कैसा कंपोजिशन होना चाहिए, वोटिंग पावर कितने होने चाहिए, कहाँ पे आपको स्पेशल रिजोल्यूशन लगेगा, कहाँ पे आपको ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन लगेगा, ऑल द थिंग्स ये कौन डिसाइड करेगा? कंपनी के आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन डिसाइड करेगा. जैसे कंपनी के जो इंटरनल अफेयर्स है वो कौन डिसाइड करेगा? आर्टिकल्स डिसाइड करेगा. और कंपनी के जो आउटसाइडर अफेयर्स है, आई मीन जो बाहर लोगों के साथ डील करना है, स्कोप डिफाइन करना है, लिमिट डिफाइन करना है, वो मेमोरेंडम करेगा. तो मेमोरेंडम वी कैन से इज अ काइंड ऑफ फादर. मतलब फादर क्या करते हैं? फाइनल डिसीजन देते हैं, यस और नो. जैसे सब्जी बनना है, हाँ बनेगी नहीं बनेगी, अभी भिंडी बनेगी, करेला बनेगा, कद्दू बनेगा, वो मम्मी डिसाइड करेगी. सो दिस विल बी डिसाइडेड बाय, दैट इज नथिंग बट रूल्स एंड रेगुलेशंस. बट ये जो फादर है ये क्या करते हैं? स्कोप एंड लिमिट डिफाइन करते हैं. ये जो फादर है क्या आउटसाइडर के साथ कांटेक्ट रखते हैं. और मम्मी क्या करती है, मदर क्या करते हैं? इंटरनल अफेयर्स जो आपके घर के अंदर के रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको सेट करते हैं. खाना कितने बजे बनेगा, खाना कितने बजे खाना होता है, आपको घर में लेट हो गया तो चप्पल से मारना है कि जूतों से मारना है ना, ये सारा मम्मी डिसाइड करते हैं. दैट इज डिसाइडेड बाय द articles of association. So articles of association is nothing but the internal affairs of the company. कंपनी के इंटरनल अफेयर्स होते हैं, वो डिसाइड किए जाते हैं. जैसे चार्टर बोला जाता था, आर्टिकल को क्या बोला जाता है? मैग्ना कार्टा. मैग्ना कार्टा. Articles of association is considered as Magna Carta. It is also a business document. It is also a public document. Hence, it has to be constructed strictly. इसमें क्या क्या डोमेस्टिक मैनेजमेंट होती है, सारी इंटरनल अफेयर्स होते हैं, अबाउट सर्टन राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ द मेंबर्स ऑफ द कंपनी, डायरेक्टर, फीस, ये सारी चीजें क्या होती है? आर्टिकल में गिवन होती है. डिटेल में देखेंगे आर्टिकल में क्या क्या होता है. इट कंटेन्स रेगुलेशंस. रेगुलेशंस का मतलब क्या? रूल. Article contains rules and regulations about management, about the employees, about the voting power, about voting rights, everything. सारी rules के बारे में आर्टिकल then article मैनेजमेंट के रिलेटेड कोई मैटर या कोई कंडीशन डालनी है, जैसे बोर्ड डायरेक्टर अपॉइंट करने के लिए क्राइटेरिया डालना है, इनका क्वालिफिकेशन इतना चाहिए, इन्होंने ये पास होना चाहिए, या फिर कंपनी से कंसेंट चाहिए. नहीं फैन, फैन का नहीं, माइक का है. Important provision. Entrenchment is very important provision.
हेलो हेलो। हाँ, हेलो। नहीं, देखो तू नहीं, सही है। अगर मैंने कोई टेस्ट पेपर दिया तो आपको सपोर्ट करो तो बट यू शुड एंट्रेंचमेंट। एंट्रेंचमेंट मतलब जो रूल्स है उसको स्ट्रिक्ट करना, जो रूल्स है स्ट्रिक्ट करना। जैसे कि आप आप वगैरह के लिए जा रहे हो, बर्थडे है, इसके लिए जा रहे हो आप, तो परमिशन तो मिल है। आपको रात को नाइट के लिए जाना है, रात को जा तो बट एक के पहले वापस जा तो बट 3 के पहले वापस आ जाना। आपने मन में बोला फिर मैं जाऊँ ही क्यों। बट बट फिर मम्मा एकदम अचानक से हाथ में बेलन वेलन रखे, मम्मा बोले नहीं, बोले जाना है, तो जा सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एक के पहले वापस आना पड़ेगा। तब तो आप मतलब सीधा आपके रूम में ही चले गए, जाना ही नहीं है बोले हमको, तो एक के पहले तो जो आने का क्या उसको आपकी मम्मी ने और स्ट्रिक्ट कर दिया। सो एंट्रेंचमेंट का मतलब कि उसको स्ट्रिक्ट करना। जैसे कि अपने आर्टिकल में लिखा है कि अगर पर्टिकुलर मैटर है उसको 50% वोटिंग राइट चाहिए। 50% वोटिंग से हम क्या करेंगे, वो मैटर का फाइनल डिसीजन लेंगे। आर्टिकल क्या नहीं नहीं 50% से काम नहीं होगा, बोले मेरे को 70% वोटिंग चाहिए, तब जाके मैं ये डिसीजन को हाँ बोलूंगी। तो ये आर्टिकल अगर आर्टिकल चाहूँ उसको ज्यादा स्ट्रिक्ट बना सकता है और उसको ज्यादा रिजिड बना सकता है। दैट इज नथिंग एंट्रेंचमेंट प्रोविजन। अगर आप कंपनी को करने के लिए या कंपनी को इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन चाहो तो एंट्रेंचमेंट प्रोविजन क्या कर सकती है, लेके आ सकती है, ला सकती है। प्रोविजंस आर मोर रिस्ट्रिक्टिव in case of special resolution are met or complied with. अब entrenchment provision लाना entrenchment provision the shall only or the amendment in the article. अगर आपको entrenchment provision लाना है तो आप जब कंपनी फॉर्म कर रहे हो ना, वो टाइम पे ही आपका वहां पे क्लॉज लिखा हुआ होना चाहिए कि यू कैन ऐड और यू कैन लेस, आई मीन यू कैन ऐड द entrenchment। जैसे पार्टनरशिप के टाइम पे एक्सपल्शन के लिए स्पेसिफिकली क्लॉज लिखा होना चाहिए, प्रोविजन लिखा होना चाहिए। इन द सेम वे अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लेके आना है कंपनी में, नहीं लेके आ सकते हो, उसके लिए स्पेशली क्या चाहिए, कंपनी फॉर्मेशन के टाइम पे आपके पास वो क्लॉज होना चाहिए। और अगर क्लॉज नहीं है तो क्या करो, आपके जो आर्टिकल्स में अमेंडमेंट करो। अमेंडमेंट का मतलब होता है रिट्रेंचमेंट, फर्दर चेंज करो। क्या चेंज कर सकते हो, हमें क्या करना है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन लेके आना है इन केस ऑफ प्राइवेट कंपनी, और उसमें प्राइवेट कंपनी आर्टिकल्स में अमेंडमेंट लेके आना पड़ेगा ऑफ द कंपनी, जो 200 जितने मेंबर्स हैं
कब प्राइवेट लिमिटेड और पब्लिक लिमिटेड के केस में आपको अगर एंट्रेंचमेंट प्रोविजन बाद में लेकर आना है तो देन क्या करना पड़ेगा, देन आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। प्रोविजन, अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब स्ट्रिक्ट प्रोविजन, क्या इसका फोन दे, चल फोन ला इधर, अब फोन नहीं मिलेगा, क्या कर रहे तू, क्या कर रहे नीचे देख के, वो हाथ में, मतलब क्या कर अभी प्रोविजन, टेल मी। एंट्रेंचमेंट प्रोविजन मतलब क्या, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशन है उसको और स्ट्रिक्ट करना, रिस्ट्रिक्ट करना, है ना। क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट में या ये कंपनी के फेवर में किया जाता है, इट इज डन इन द फेवर ऑफ द कंपनी। अगर आपको एंट्रेंचमेंट प्रोविजन या प्रोविजन को इंट्रेच करना है, स्ट्रेच करना है, रिजिड करना है, तो क्या ये फॉर्मेशन के टाइम पे ऑलरेडी प्रोविजन प्रेजेंट होनी चाहिए। हाँ, अगर प्रेजेंट नहीं है तो क्या करोगे, तो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के केस में आपको करना पड़ेगा, अमेंड करना पड़ेगा बाय ऑल मेंबर्स, सब्सक्राइबर। और पब्लिक लिमिटेड के केस में आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। provision when the article whether made on formation or by amendment, the company shall give notice to such provision in the form of the matter as may be prescribed. Suppose अगर आर्टिकल्स में एंट्रेंचमेंट के बारे में प्रोविजन है, चाहे फॉर्मेशन के टाइम पे चाहे अमेंड करना है ना अमेंड करना है, तो क्या कंपनी को, रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा। कंपनी को छोटा सा भी चेंज करना होगा ना आर्टिकल में, तो क्या करना पड़ेगा, रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा, प्रिस्क्राइब फीस भरना पड़ेगा, देन कंपनी कैन डू द चेंजेस। मुझे बोलो, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन के लिए क्या आपके पास ऑलरेडी फॉर्मेशन के टाइम पे अगर प्रोविजन प्रेजेंट नहीं है तो वो प्रोविजन क्या आप ऐड करवा सकते हो, करवा सकते हैं। टेल मी, अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में वो प्रोविजन ऐड करना है तो आपको अमेंडमेंट करना पड़ेगा, अमेंडमेंट बाय विद द कंसेंट ऑफ ऑल द मेंबर्स और सब्सक्राइबर्स, नो प्रॉब्लम विद दैट। 200 रहता है लिमिट, पता है मेंबर सब्सक्राइबर का। और पब्लिक लिमिटेड केस में क्या करोगे, आपको स्पेशल रिजोल्यूशन पास करके वो प्रोविजन ऐड करना पड़ेगा। अभी प्रोविजन ऐड करने के लिए या अमेंड करने के लिए, स्पेशल रिजोल्यूशन पास करने के लिए क्या आपको नोटिस देना पड़ेगा, आपको मतलब किसको, कंपनी को नोटिस देना पड़ेगा, किसको, रजिस्ट्रार को, प्यार से अपन आरओसी बुलाते, रजिस्ट्रार को नोटिस देना पड़ेगा अबाउट एडिंग द और अबाउट इंक्लूजन ऑफ द एंट्रेंचमेंट प्रोविजंस, एंड देन यू विल हैव टू पे प्रिस्क्राइब फीस। जैसे मेमोरेंडम था, क्या मेमोरेंडम में टेबल दिए थे ABCDE, अलग अलग टेबल दिए थे, लिमिटेड कंपनी बाय शेयर्स, लिमिटेड बाय शेयर्स, विद गारंटी कंपनी, विदाउट गारंटी कंपनी। इन द सेम वे आर्टिकल में वॉइस सो आर्टिकल ऐसे जे और आई ऐसे शेड्यूल्स प्रिस्क्राइब करके दिए जिसमें अलग अलग कंपनीज के बारे में नॉलेज है, इंफॉर्मेशन है। देन मॉडल आर्टिकल, कंपनी मॉडल आर्टिकल, मॉडल आर्टिकल का मतलब होता है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, प्रिस्क्राइब फॉर्मेट। जैसे कि आप अगर एडमिशन वगैरह करने जाओ तो क्या वो एडमिशन के लिए आपको एक ये फॉर्म में आपको नाम भरना होता है, एज भरना होता है, एड्रेस भरना होता है, मार्क्स भरने होता है, तो ये एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट है गिवन बाय द कॉलेज। सब बस उसमें इंफॉर्मेशन अलग भरना होता है। तो यहाँ पे क्या है, कोई भी कंपनी फॉर्म करना हो तो वो कंपनी को क्या करना होता है कि मॉडल आर्टिकल दिया होता है, आप मॉडल आर्टिकल भी यूज कर सकते हो, उसमें आप कंपनी का नाम वगैरह डेटा इंफॉर्मेशन डाल सकते हो, या फिर आप क्या कर सकते हो,
या फिर आप अलग से आपका आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन भी बना सकते हो, इट इज योर चॉइस। decide which action shall in the same manner and to the extent of it contained in the duly registered articles of the company। ये जो आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन है इसमें क्या है कि कंडीशंस रूल्स एंड रेगुलेशंस दिए गए हैं, तो अगर इसमें आपको कोई ऐड करना है, कुछ लेस करना है, तो आपको किसको अप्रोच करना होता है, एंट्रेंचमेंट प्रोविजन ऐड करना है, तो यू नीड टू गो टू द रजिस्टर विद प्रिस्क्राइब फीड। आपको क्या करना होता है, आर्टिकल में चेंज हो सकता है। क्या आपका कंपनी का आर्टिकल चेंज हो सकता है? कंपनी का आर्टिकल चेंज हो सकता है, मे बी विद अ स्पेशल रिजोल्यूशन और विद अ मेजोरिटी ऑफ वोटिंग, मे बी समटाइम विथ यूनानिमस वोटिंग, बट मेमोरेंडम में क्या कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देयर इज नो चेंजेस इन मेमोरेंडम बिकॉज दैट इज द लिमिट, दैट इज द स्कोप। डिफरेंस में दिखाएंगे, अगर कोई कोई एक आधा मैटर है रिलीज करना है तो देन फिर आपको ट्रिब्यूनल की परमिशन से लेकर तो सबका परमिशन लेके आना होता है, बट इन वेरी रेयर मैटर्स एक आध दूसरा अगर कंपनी के फेवर में हो या मेमोरेंडम में बहुत ही कुछ चेंज करने की जरूरत पड़े तो ही, अदरवाइज छोटे मोटे मैटर्स के वी कैन नॉट चैलेंज द मेमोरेंडम। हाँ, अल्ट्रेशन बता दूं क्या, कंफ्यूज नहीं हो गए? मेमोरेंडम कैन बी अल्टर्ड ओनली अंडर सर्टेन केसेस और ओनली अंडर सर्टेन सर्कमस्टांसेस व्हिच आर प्रोवाइडेड इन द एक्ट। कंपनीज एक्ट में कुछ सर्कमस्टांसेस दिए हैं कि अगर ये मैटर में प्रॉब्लम आया तो आप मेमोरेंडम में क्या कर सकते हो, तो आप मेमोरेंडम में चाहो तो चेंज कर सकते हो। इन मोस्ट केसेस परमिशन ऑफ रीजनल डायरेक्टर एंड ट्रिब्यूनल इज रिक्वायर्ड। मेमोरेंडम में आपको छेड़ाछाड़ी करना है तो आपको, और वो भी सर्टेन केसेस में, तो भी आपको रीजनल डायरेक्टर और ट्रिब्यूनल का क्या लगेगा, परमिशन लगेगा। आर्टिकल में अगर चेंजेस करना है तो बाय सिंपली पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन आप आर्टिकल्स में क्या कर सकते हो, चेंजेस कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हैव यू अंडरस्टूड? आज का लेक्चर सब लोग शांत शांत क्यों थे, डोके पे से पानी गया? अल्ट्रा वायरस कंफ्यूज हो गया? फिर से पढ़ाएंगे अल्ट्रा वायरस, फिर आपको आर्टिकल समझा? ओके, अभी अल्ट्रा वायरस और 2-3 चैप्टर्स है आज का, कल का और इसके आगे और एक लेक्चर होने वाला है इंपॉर्टेंट। वो 3 लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से, क्योंकि इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। आपके एमओए बोलो, एओए बोलो, देन क्लॉजेस बोलो, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायरस, डॉक्ट्रिन ऑफ इंडोर मैनेजमेंट, कंस्ट्रक्टिव नोटिस, इस पे बहुत सारा आता है आपको इसके लिए। ठीक है, अगले 1 से 2 लेक्चर्स बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। Then we will wind up the contract act, then we will solve the questions here itself। Companies Act के, ओ कॉन्ट्रैक्ट बोला,